हेलो एंड वेलकम टू फिज़िकल एजुकेशन विद आशीष जॉनसन। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिज़िकल एजुकेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप स्कूल में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पीजी कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी का मतलब होता है जो पढ़ाई जिस रिलेटेड है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जब हम उसके स्ट्रक्चर की पढ़ाई करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं वो सारे डिफरेंट पार्ट्स जिससे मिल के हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। तो इसकी पढ़ाई को हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी बोलते हैं। सेकेंड है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फोकसेस ऑन द फंक्शन ऑफ दो स्ट्रक्चर्स। तो अब जैसे हम लोग ने समझ लिया कि एनाटॉमी में हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर कई पार्ट्स हैं। अब इन्हीं डिफरेंट पार्ट्स के अलग अलग डिफरेंट फंक्शन होते हैं। हमारे हाथ का अलग फंक्शन, हमारे पैर का अलग फंक्शन है। डिफरेंट पार्ट्स हैं, सबके डिफरेंट फंक्शन हैं। तो जब हम पार्ट्स की या स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इसी को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि एनाटॉमी या फिजियोलॉजी जैसी चीज़ों को हम लोग फिज़िकल एजुकेशन में क्यों पढ़ते हैं। तो उसका आंसर ये लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इज़ क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जब हमें साइंटिफिकली जब हम टच में रहेंगे एक्टिविटीज़ के, तो उससे हमें आसानी मिलेगी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए, बेहतर तरीके से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस देने के लिए। In physical education, knowledge of anatomy and physiology supports effective training and injury prevention। तो ये इन सब की स्टडी से हम लोग इफ़ेक्टिव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर सकते हैं और उसके बाद से इंजरी प्रिवेंशन होगी, क्योंकि हमें सही टेक्निक का पता होगा कि हमें कैसे क्या चीज़ों को परफॉर्म करना है, किस चीज़ों को अवॉइड करना है, किस चीज़ों का ध्यान देना है। तो इससे इंजरी प्रिवेंशन भी होता है। अब वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है। इसमें कई सिस्टम्स होते हैं, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और भी कई सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम। लेकिन हम लोग इस वीडियो में पहला पार्ट कवर करेंगे, स्केलेटल सिस्टम। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपकी पार्ट 1 होने वाली है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जिसमें हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक ध्यान देंगे स्केलेटन सिस्टम पे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज से। The anatomical position serves as a standard reference to describe body parts and their location. Directional terms include, कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स दे दिए गए हैं साइंस की भाषा में, जिससे हम डायरेक्शन और लोकेशन को रिफ़र करेंगे जो हमारे बॉडी में होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सुपीरियर। इसका मतलब होता है अवब। आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में जो लेफ़्ट साइड में जो फिगर बना है उसमें देखिए एरो बना है ऊपर की तरफ, वो दिखा रहा है सुपीरियर। तो अवब ऊपर का डायरेक्शन जो होता है वो सुपीरियर होता है, अवब बोलते हैं उसको। सेकंड हो गया इन्फीरियर, उसका उल्टा है। आप डायग्राम में देखें, डायग्राम में देखिए पॉइंट किया गया है नीचे, ये क्या दिखाता है, नीचे का डायरेक्शन, इन्फीरियर। थर्ड देख लें, एंटीरियर लिखा है। एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट साइड, सामने के तरफ का जो पोर्शन है, एरिया है, वो एंटीरियर कहलाएगा। फोर्थ हो गया हमारा पोस्टीरियर, उसका उल्टा, बैक साइड को हम लोग पोस्टीरियर रेफर करते हैं। फिफ्थ हो गया मीडियल, टूवर्ड्स द मिड लाइन। मिड लाइन हमारे बॉडी का जो सेंट्रल पोर्शन रहेगा, जहाँ पे हमारा सिर है, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, जो सेंटर है उसको हम लोग मिड लाइन बोलते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, राइट साइड वाली डायग्राम में जो सेंटर जाएगा वो होता है मिड लाइन। तो जब हम उसके पास हैं तो उसको हम लोग मीडियल बोलते हैं। टूवर्ड्स मिड लाइन को हम लोग टर्म दिए मीडियल। सिक्स देखेंगे लैटरल। लैटरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम मिड लाइन। जब हम अपना कोई बॉडी का पोर्शन को सेंटर से दूर लेके जा रहे हैं तो मतलब हम लोग उसको लैटरल डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, अवे फ्रॉम मिड लाइन। सेवन देखेंगे प्रॉक्सिमल, नियरर टू ट्रंक। देखिए ट्रंक क्या होता है, देखिए नीचे लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। द ट्रंक इन द ह्यूमन बॉडी रिफर्स टू द सेंट्रल पार्ट एक्सक्लूडिंग हेड, नेक एंड लिम्स। तो जो सेंट्रल पार्ट है, आप हाथ पैर और सर को हटा दीजिए तो वो जो पार्ट बचा, जो हमारा चेस्ट का और पेट का एब्डोमेन एरिया हो गया, ये सब हमारा क्या कहलाता है, ट्रंक कहलाता है। इसको हम लोग टॉर्सो भी बोलते हैं, ये
टेक्निकल टर्म है, आप लोग फिजिकल एजुकेशन में सुने होंगे, आगे सुनेंगे। तो ये टॉर्सो या ट्रंक, तो जब हम पास में हैं टॉर्सो या ट्रंक के तो उस लोकेशन को हम लोग प्रॉक्सिमल बोलते हैं। एर्थ देख लेते हैं, डिस्टल। डिस्टल हो गया आपका फार्दर फ्रॉम ट्रंक। जब हम ट्रंक, वही हमारा जो बॉडी टॉर्सो है, जो सेंट्रल पार्ट है, जब हम उससे दूर जाएंगे तो उस लोकेशन को हम लोग क्या रेफर करेंगे, डिस्टल। ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है हमारे आज के टॉपिक का, बॉडी प्लेन्स। द बॉडी इज़ डिवाइडेड बाय प्लेन्स टू डिस्क्राइब मूवमेंट्स एंड पोजीशन। जो हमारी बॉडी है उसको हम लोग सही से अध्ययन करने के लिए, उसको सही से स्टडी करने के लिए, डिफरेंट पार्ट्स को सही से स्टडी करने के लिए हमने उसको प्लेन्स में डिवाइड कर दिया है। तो उनका जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह है। तो फर्स्ट हो गया हमारा सैजिटल। ये क्या है, डिवाइड्स लेफ्ट एंड राइट। तो बॉडी को ये सेंटर से कट कर रहा है, एक प्लेन बन रहा है। आप डायग्राम में देखिए, राइट हैंड साइड वाली डायग्राम में जो एक प्लेन बना हुआ है, जो आपके सर से, चेस्ट से लेके नीचे तक दोनों पैर को सेपरेट कर दे रहा है। तो ये बॉडी को लेफ्ट और राइट पोर्शन में सेंटर से, देखिए बॉडी सिमेट्री हो गई, बीच से काट दे रहा है। तो ये काट रहा है, ये एक प्लेन बन गया। तो सैजिटल प्लेन क्या है, ये बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है। सेकंड हो गया फ्रंटल या कोरोनल। दोनों नामों का इस्तेमाल होता है, कुछ भी आ सकता है, आपको दोनों पता होने चाहिए। अब ये क्या करता है, डिवाइड्स फ्रंट एंड बैक। बॉडी को, ये बॉडी का फ्रंट और बैक को सेपरेट करता है। देखिए आप डायग्राम में देखिए, 3 डायग्राम दिए। जो सेंटर में छोटा वाला जो डायग्राम है, जो ऊपर से, सर के ऊपर से दिखा रहा है बॉडी को, तो उस पर आप देखिए जो लंबी वाली लाइन है जो हॉरिजॉन्टली गई हुई है, उस पर लगा हुआ है कोरोनल प्लेन। तो वो बॉडी को कट कर रही है, फ्रंट साइड अलग हो जाएगा, बैक साइड अलग हो जाएगा। तो ये होता है कोरोनल या फ्रंटल। ये क्या करता है, डिवाइड्स फ्रंट एंड बैक। और थर्ड है हमारा ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल। ये क्या करता है, इट डिवाइड्स अपर एंड लोअर पार्ट। ये हमारे बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट को सेपरेट करता है एक प्लेन से। आप फिर से डायग्राम को देखिए, जो राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम है उसमें आप देखिए जो एक प्लेन बना है कमर पे, लोअर एब्डोमेन पे, वो क्या कर रहा है, बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट को अलग कर रहा है। तो इसे हम ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। अब फिर वही क्वेश्चन बनता है कि ये सारे टर्म्स हमें क्यों पता होना चाहिए जब हम एक फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं। तो उसका आंसर लिखा है कि मास्टरी ऑफ दीज टर्म्स इज़ एसेंशियल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन इन एक्सरसाइज, साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। जब हमें सारे टर्म्स पता रहेंगे तो वो टर्म्स को हम लोग रेफ़र कर पाएंगे, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। और जो लोग जिम करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, उन्होंने ये सुना होगा, एक शोल्डर की एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डंबल साइड रेजेस या डंबल लैटरल रेजेस। तो उसमें हम लोग को करना क्या रहता है, डंबल को लेके साइड के तरफ लैटरल रेस करना रहता है। अब देखिए लैटरल टर्म का मतलब क्या होता है, जब हम वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो इसीलिए हम डंबल को उठा के बॉडी से दूर लेके जाते हैं और वो अफेक्ट करते हैं हमारे डेल्टॉइड मसल्स पे। वो हमारे डेल्टॉइड मसल्स के ग्रोथ के लिए बड़ी एसेंशियल है। तो ये एक एग्जांपल था। ऐसे कई टर्म्स इस्तेमाल होते हैं फिजिकल एजुकेशन में। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, फंक्शंस। हमें स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस पता होने चाहिए। बहुत क्वेश्चंस इससे बनते हैं। 90% चांस रहती है कि कोई भी आप सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसका फंक्शन पूछेगा ही। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जिसमें आपको डिटेल्ड आंसर लिखने हैं तो 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किसी भी सिस्टम से पूछा जा सकता है। हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, अगर सिर्फ स्केलेटल सिस्टम का आपका टेस्ट होगा या कहीं पे कुछ भी एग्ज़ाम टेस्ट हो रहा है तो ये 100% चांस है, तब तो ये आ ही सकता है। तो सबसे पहला फंक्शन है सपोर्ट। साफ बात है, जो हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो हमारे स्केलेटल सिस्टम से ही बना है। तो इट प्रोवाइड्स द बॉडीज़ फ्रेमवर्क। ये जो फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमारा स्केलेटल सिस्टम से बना है और इसी से हमारे बॉडी को सपोर्ट है। हम लोग चल रहे हैं, हम लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स सारे इसी में बंधे हुए हैं। ऑर्गन्स को बांध के रखा है, बॉडी को एक स्ट्रक्चर दिया है। बॉडी का फ्रेमवर्क और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम कर क्या रहा है, शील्ड्स वाइटल ऑर्गन। जितने भी नेसेसरी वाइटल ज़रूरी जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, जो बहुत
स्टिफ नहीं है, डेलिकेट हैं, उन पे चोट लगने से इंजरी हो सकती है, काफ़ी घातक इंजरी हो सकती है। तो वो सब प्रोटेक्टेड हैं तो किससे हैं? स्केलेटल सिस्टम से। जो हमारा जो हड्डियां हैं ऊपर, वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अंदर के जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उन्हें। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया मूवमेंट। इट सर्व्स एज अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर मसल्स। तो हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है, जिसमें हमारी मसल्स भी सपोर्ट करती है, मसल्स के होने की वजह से हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, मूवमेंट मसल्स ही कराती है। लेकिन वो सब अटैच्ड किससे है? वो सब अटैच्ड है हमारे स्केलेटल सिस्टम से। तो उसी हिसाब से मूवमेंट में भी जो बॉडी का जो मूवमेंट है, वो हम मसल की एनर्जी से भले कर रहे हैं, लेकिन वो सब अटैच्ड किस पे है? बोन्स पे। तो वही हो गया कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वही एक फ्रेमवर्क है जिससे हमारे बॉडी का मूवमेंट भी होता है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया मिनरल स्टोरेज। हमारी बॉडी को कई न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो उसमें मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो कुछ ज़रूरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम और फास्फोरस, तो ये सब कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं? ये हमारे बोन्स में ही स्टोर होते हैं। फिफ्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन, हेमाटोपोसिस। ये क्या होता है? इट इज़ अ फंक्शन विच प्रोड्यूसेस ब्लड सेल इन मैरो। बोन के अंदर जो हमारी बोन्स होती है वो थिक होती है और काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन उसके सेंटर में अंदर उसके एक सॉफ्ट पोर्शन होता है जिसे हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। वो सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड टाइप का बना हुआ होता है, उसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। तो ये जो बोन मैरो है, यही क्या करती है? ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। हमारे ब्लड, देखिए ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। हम लोग को पता है जो खून, उसमें कई सेल्स होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। ये सारे एसेंशियल सेल हैं जिसके बिना ब्लड फंक्शन ही नहीं कर सकता है। तो ये जो सेल्स जो बनते हैं ये बोन मैरो में बनते हैं। तो आप समझ लें कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन चीज़ है ब्लड, तो उसमें जो न्यूट्रिशन जा रहा है एक तरीके से, वो कैसे ज़िंदा है, जो हमारा ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट कर रहा है, उसमें जान कहाँ से आ रही है? तो वो आती है बोन मैरो से। बोन मैरो वहाँ पे ब्लड सेल्स को भेजती है बना के। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि हमारा स्केलेटल सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलके बना है। हमें पता है बोन्स तो मेजर पोर्शन है, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं। आपको टर्म्स याद होने चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के। तो स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडेंस। आपको याद होने चाहिए। बोन्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर और सेसामोइड बेस्ड ऑन शेप एंड फंक्शन। और तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे बोन्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है उनके शेप के अकॉर्डिंग, उनके शेप के बेसिस पे वो क्लासिफाइड है। विद अडल्ट हैविंग 206 बोन्स टोटल। पता होना चाहिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 206 हड्डी होती हैं, ईच क्रिटिकल फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और सबका अलग स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, और स्ट्रक्चर और शेप अलग होने के साथ साथ सबका अलग फंक्शन होता है। और ठीक है, तो हम लोग अब बोन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल लिखा है, मतलब काफ़ी छोटे माइक्रोस्कोपिक इमेज उसकी कैसे बनेगी हमारे बोन की स्ट्रक्चर की, उसको देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं बोन टाइप्स। हमारी जो बोन है उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी बोन को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड किए हैं। पहला हो गया कॉम्पैक्ट बोन, इज डेंस एंड फॉर्म्स द आउटर लेयर। जो हड्डी का जो बाहर का जो पोर्शन रहता है वो डेंस होता है, मजबूत होता है, गाढ़ा होता है, ज़्यादा सॉलिड होता है। वाइल स्पॉन्जी बोन इनसाइड हैज़ अ पोरस लैटिस लाइक स्ट्रक्चर दैट रिड्यूसेस वेट। और जो हमने आपको बताया कि अंदर का जो हड्डी के अंदर जो होता है उसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, तो वो कैसा होता है? स्पॉन्जी बोन होती है। ठीक है, अब बोन सेल या मैट्रिक्स देख लेते हैं। सेल या मैट्रिक्स आपको पता होगा, जो सबसे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो मिल के सेल्स मिल के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो सेल्स देख लेते हैं। ऑस्टियोसाइट्स, ये सेल का नाम है, जो विच मेंटेन बोन, जो बोन को मेंटेन कर रखती है, मेंटेनेंस देखती है। फिर आ जाता है हमारा ऑस्टियोब्लास्ट, बिल्ड न्यू बोन, तो ये मदद करती है नई बोन बनने में, ऑस्टियोब्लास्ट। एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ब्रेक डाउन ओल्ड बोन, ये पुरानी बोन को ब्रेक डाउन करती है और नई बोन का फॉर्मेशन होने में मदद करती है।
द बोन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड हाइड्रोक्सी पेप्टाइड फॉर स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। तो ये आपको याद होना चाहिए कि बोन मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। कोलेजन फाइबर्स होता है और हाइड्रोक्सी पेप्टाइड होता है, जिससे क्या होता है, स्ट्रेंथ और रेजिलेंस, मजबूती और तंदुरुस्ती उसकी मेंटेन रहती है और बढ़ती है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब टॉपिक, ब्लड सप्लाई। हमारे बोन्स में ब्लड सप्लाई कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। हैवर्शियन कैनाल्स हाउस ब्लड वेसल्स दैट नरिश बोन टिश्यू। तो बोन पे जो ब्लड पहुंचता है वो इस वेसल से पहुंचता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हैवर्शियन कैनाल्स हाउस ब्लड वेसल, ये एक ब्लड वेसल है जो बोन के टिश्यू तक ब्लड पहुंचाती है। प्लेइंग अ की रोल इन मेंटेनिंग बोन डेंसिटी एंड हीलिंग फ्रैक्चर्स। तो ये जो ब्लड सप्लाई है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है। ब्लड हर जगह पहुंचेगा, जब ब्लड हर जगह पहुंचेगा तो वहाँ ऑक्सीजन लेके पहुंचेगा, और हर ऑर्गन को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। तो इट प्लेइंग अ की रोल इन मेंटेनिंग बोन डेंसिटी, तो इससे बोन डेंसिटी मेंटेन रहती है ब्लड सप्लाई से। और जो अगर इन केस कोई फ्रैक्चर से कुछ इंजरीज आ रही है बोन में, तो वो जिसका जो हीलिंग होता है, जो अपने आप को वो ठीक करती है, उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है एक्सियल स्केलेटन। ये जो हमारा सेंट्रल पोर्शन है स्केलेटल सिस्टम का, उसको हम लोग एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। इसमें हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज आ जाती है इसमें। तो इसको हम लोग द कोर फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। कोर मतलब वही सेंट्रल, जो हमारा कोर है, सेंटर है। और तो सबसे पहले हम लोग स्कल देख लेते हैं। स्कल में हमारा पहला हो गया क्रेनियल बोन्स, और इसका एग्जांपल हो गया आपका फ्रंटल या पेरेंटियल, जो आप देख सकते हैं डायग्राम में। आप देख सकते हैं फ्रंटल जो सामने का जो माथा वाला जो एरिया है, उसके ऊपर का जो एरिया है हमारे स्कल का, वो फ्रंटल हो गया। बैक साइड का जो है वो पेरिटल हो जाता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद हो जाते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स जो हमारा आप देखेंगे नाक के नीचे की जो हड्डियाँ हैं, जिसमें क्या आ गया आपका मैंडिबल आ गया, वो मतलब आपका जबड़ा होता है। आप डायग्राम से देख सकते हैं, आपको सारे हड्डियों के नाम पता होने चाहिए स्पेलिंग के साथ, क्योंकि आपको लिखना होगा। सेकेंड है वर्टिब्रल कॉलम, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसको जो आप देखेंगे, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो अपर पोर्शन जो है, ऊपर की जो 7 कॉलम्स हैं उन्हें हम लोग सर्वाइकल बोलते हैं। उसके बाद सर्वाइकल के नीचे जो हमारे 12 कॉलम हैं उससे हम लोग थोरैकिक बोलते हैं, थोरैकिक। उसके बाद जो उसके नीचे जो पोर्शन है उसमें 5 हैं, उसे हम लोग लंबर बोलते हैं, लंबर रीजन है वो। उसके बाद सैक्रल है, फिर कॉकेजियल है। तो ये क्लासिफिकेशन है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स जो हैं वो ऐसे डिवाइडेड हैं। आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, कितने कॉलम्स हैं उसमें वो याद होना चाहिए नाम के साथ। और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारे लास्ट के 2 जो पार्ट्स हैं, स्कारल और कॉकेजियल, तो ये दोनों फ्यूज्ड हैं। स्कारल में 5 हैं और कॉकेजियल में आपके 4 हैं कॉलम्स, और ये फ्यूज्ड हैं। फ्यूज होने से मतलब ये है कि वो दे आर इमूवेबल, वो लोग हिल नहीं सकते हैं। बाकी जो कॉलम्स हैं वो दे आर मूवेबल, वो लोग हिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये नीचे के जो 2 हैं वो फ्यूज्ड हैं तो वो मूव नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड हम लोग देख लेते हैं रिब केज। रिब केज इंक्लूड्स रिब्स एंड स्टर्नम टू प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। तो हमारे ये जो डेलिकेट ऑर्गन्स जैसे हमारे हार्ट और लंग, ये सब प्रोटेक्टेड हैं रिब केज से और स्टर्नम। आप देख सकते हैं जो डायग्राम दिया है उस पर जो सेंटर जो है, मतलब अगर आप अपने चेस्ट का जो मिडिल वाला एरिया अगर आप उस पर देखेंगे तो उस पर एक फ्लैट हड्डी रहती है, ग्रीन से यहाँ बनी हुई है, उसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं रिब केज, ये जो नेटवर्क है बोन्स का, एक केज के शेप का, इसीलिए इसको हम लोग केज नाम दिए हैं। तो ये हो गया आपका रिब केज। तो नीचे आप देखेंगे एक लाइन लिखी हुई है, ये आपको फंक्शन बता रही है एक्सियल स्केलेटन का। दिस एक्सियल स्केलेटन प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स वाइल सर्विंग एज अ सेंट्रल सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी। बॉडी के सेंट्रल पोर्शन को सपोर्ट दे रही है, और अंदर जो डेलिकेट और वाइटल ऑर्गन्स है जैसे हमारा लंग्स है, हार्ट है, तो ये सबको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है। अब एक्सियल के बाद हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि हमारा जो एक्सियल था वो सेंट्रल था, तो अब सेंट्रल को आप हटा दीजिए, आपके जो बाकी बचा जैसे आपके हाथ और आपके पैर, तो ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आ जाते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें पहला हो गया हमारा अपर लिम्ब बोन्स। देखिए लिम्ब जो टर्म है
ये उस पोर्शन को दिया गया है, मतलब आप सर और अपना सेंट्रल पोर्शन हटा दीजिए तो आपके जो दोनों हाथ दोनों पैर बचे, तो इनको हम लोग टर्म देते हैं लिम्स। जब भी लिम्ब की बात होगी तो आप लोग समझ लीजिएगा आपके दोनों हाथों की, मतलब शोल्डर से लेके, और उसके बाद आपके यहाँ पेल्विक बोन से लेके लेग्स के लिए बात हो रही है, ये होती है लिम्स हमारी। तो हम लोग अपर लिम्ब बोन्स देखते हैं, देख लेते हैं अपर लिम्ब बोन्स में कौन कौन सी बोन्स आ जाती है हमारी। तो उसको हम लोग डायग्राम से भी रिलेट करेंगे। डायग्राम भी आप देखिएगा कि सारे बोन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, आपको नाम के साथ उनकी लोकेशन याद होनी चाहिए। आइए देखते हैं। पहली वो है क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। सेकेंडली हम लोग लोअर लिम्स बोन्स देख लेंगे। अब जब लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं, अपर लिम्ब हमारे हाथ थे, लोअर लिम्ब हमारे दोनों लेग्स हो जाएंगे। तो इसकी कुछ बोन्स की बात करते हैं। सबसे पहला हो गया पेल्विस, फीमर, पेटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। आप डायग्राम से इसको रिलेट कर लीजिएगा, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए और बोन्स के नाम याद होने चाहिए। थर्ड होता है हमारा ग्राइडल्स। अब ग्राइडल्स हमारे वो पार्ट हैं जो लिम्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करते हैं, एक्सियल पार्ट से या सेंट्रल पार्ट से कनेक्ट करते हैं। जैसे पहला आपका हो गया पेक्टोरल या शोल्डर, जो आपके अपर लिम्स को, जो हमारे हाथ हैं उनको हमारे सेंट्रल पोर्शन या एक्सियल स्केलेटन, आप जो भी समझे, उससे कनेक्ट करता है। उसके बाद आपका हो गया पेल्विक, जो हिप होता है। तो पेल्विक ग्राइडल्स क्या करते हैं, फैसिलिटेट अपर एंड लोअर लिम्ब अटैच, तो वो लोअर करते हैं, वही चीज़ लिखी हुई है। तो अब इट इज़ एसेंशियल फॉर लोकोमोशन एंड स्पोर्ट्स स्किल। तो हाँ, बॉडी हम लोग जो चलते हैं तो उसके लिए ये जो ग्राइडल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी अगर हम इसको स्पोर्ट्स में से रिलेट करके बात करें तो इनका मूवमेंट, इनकी स्टडी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक हमारा हो गया जॉइंट्स। जॉइंट्स वो जगह है जहाँ पे हड्डियाँ मिलती हैं, वेयर बोन्स मीट। आप डायग्राम में देख सकते हैं सारे जॉइंट्स को दिखाया गया है डायग्राम में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जॉइंट्स क्लासिफिकेशन। जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, वो लोग क्लासिफाइड हैं, किस बेसिस पे हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला हो गया फाइब्रस। फाइब्रस जॉइंट्स जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। हमारे बॉडी में ऐसे जॉइंट्स जो मूव नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। सेकेंड हो गया कार्टिलेगनस। ये हमारे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ऐसे जॉइंट्स जो थोड़ा बहुत मूव करते हैं, स्लाइटली मूव करते हैं, उन्हें हम कार्टिलेगनस जॉइंट बोलते हैं। फिर आ जाता है सिनोवियल जॉइंट। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, हर डायरेक्शन में आराम से आप इसे मूव कर सकते हैं या किसी फिक्स डायरेक्शन में, मतलब ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स को हम लोग सिनोवियल जॉइंट बोलते हैं। और सेकेंड हम लोग सिनोवियल जॉइंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं सिनोवियल जॉइंट स्ट्रक्चर कंटेन्स आर्टिकुलर कार्टिलेज, जॉइंट कैप्सूल, सिनोवियल फ्लूइड फॉर स्मूथ मूवमेंट एंड कुशनिंग। तो इसमें कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन होती है, सेमी सॉलिड टाइप की बोन होती है। इसमें जॉइंट कैप्सूल होता है, सिनोवियल फ्लूइड होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो उसमें फ्लूइड भी है, फॉर स्मूथ मूवमेंट एंड कुशनिंग। तो ये जितनी चीज़ें आपका जॉइंट कैप्सूल, कार्टिलेज, फ्लूइड, इन सब से हमें क्या हेल्प मिलता है उस जॉइंट में, स्मूथ मूवमेंट में और कुशनिंग पे, मतलब शॉक एब्जॉर्बिंग टाइप का होता है जो झटके से बचाता है। ठीक है, अगर ब्रिटल रहेगा जॉइंट तो उसके मूवमेंट में दिक्कत आएगी, इंजरी होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगी। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ कुशनिंग मटेरियल लगा है तो उससे स्मूथनेस और कुशनिंग रहेगी। और थर्ड हम लोग टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि सिनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होते हैं विच आर फ्रीली मूवेबल, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं उन लोग को हम लोग सिनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं। और डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहला हो गया हिंज जॉइंट, आप देख लें। जो एल्बो है उसे हम लोग हिंज जॉइंट बोलते हैं, उसका मूवमेंट आपको पता है। सेकेंड हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये आपका हिप वाला एरिया देखिए, आप डायग्राम में देखिए तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कई डायरेक्शन में मूव कर सकता है। थर्ड हो गया पिवट जॉइंट। आपका नेक जो है उसमें हमारा कैसा है, पिवट जॉइंट लगा है। फोर्थ हो गया ग्लाइडिंग। आप डायग्राम में देखेंगे तो एंकल जो है, पैर का जो एंकल है उसमें प्लेन जॉइंट लिखा है, उसी को हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। दोनों नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट। आप देख सकते हैं डायग्राम में जो रिस्ट वाली जो जॉइंट होती है, हमारे हाथ की जो रिस्ट होती है, तो उस पर जो जॉइंट
प्रेजेंट है उसे हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं। फिर लास्ट है हमारा सैडल जॉइंट। तो आप डायग्राम में देखें जो हमारी जो फिंगर्स है, थंब है, तो इसमें जो सब जॉइंट्स हैं वो क्या कहलाता है, सैडल जॉइंट कहलाता है। अब फिर हम लोग फंक्शंस देख लेते हैं इन जॉइंट्स के जो हम लोग पढ़े हैं। नी, हिप, शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट्स प्रोवाइड डाइवर्स रेंजेस ऑफ मोशन एंड बैलेंस स्टेबिलिटी। कई डाइवर्स मतलब कई तरीक़ों के रेंजेस के मोशन हम लोग की बॉडी जो कर पाती है वो मुमकिन है इन जॉइंट्स के वजह से ही। उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी भी हमारी इन जॉइंट्स के वजह से ही आती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है हमारा स्केलेटल मसल अटैच्ड एंड मूवमेंट। अब हम कुछ मसल्स देख लेते हैं जो हमारे बोन से अटैच रहती है और मूवमेंट में जो हेल्प करती है। पहली हो गई टेंडेंस, कनेक्ट मसल टू बोन ट्रांसमिटिंग कॉन्ट्रैक्शन फोर्स फॉर मूवमेंट। तो टेंडेंस क्या करती है, मसल को बोन से कनेक्ट करती है, उसके बाद जो मसल और बोन का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको ये कंडक्ट करवाती है और जिससे फोर्स जनरेट होती है और उसी फोर्स से जो बॉडी का जो मूवमेंट हमें दिखता है वो पॉसिबल होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी बोन्स है वो एक लीवर की तरह काम करती है जिससे हमारे को मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है मोशन में। ये फिज़िक्स का टर्म है, आपको आगे मतलब जो मैकेनिकल साइंस होती है उसमें आप पढ़ेंगे। तो लीवर एक तरीके की मशीन है जिससे हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। तो हमारी जो बोन है वो यहाँ पे एक्ट्स एज लीवर टू एनहांस मैकेनिकल एडवांटेज इन मोशन। तो उससे हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है और हम लोग मोशन कर पाते हैं। अब जैसा हम लोग ने देखा कि जो बोन है हमारी वो एक लीवर की तरह एक्ट करती है, तो लीवर बिना फलक्रम के एक्ट नहीं कर सकता है। देखिए 3 तरीके के लीवर होते हैं, उसमें हम लोग डिटेल में भी नहीं जाएंगे। तो लीवर का मैकेनिज़्म काम करने के लिए फलक्रम होना चाहिए। तो जो हमारी जॉइंट्स हैं, जॉइंट सर्व एज पिविट पॉइंट मतलब वही फलक्रम का लोग काम करती हैं, अनेबलिंग लीवर्स टू मूव लोड इफेक्टिवली, जिससे आपका जो लीवर जो काम करता है वो फलक्रम पॉइंट या पिविट पॉइंट से काम करता है। आप इतना समझ लें। तो यहाँ पे पिविट पॉइंट या फलक्रम पॉइंट क्या है, हमारे जॉइंट्स फलक्रम पॉइंट्स या पिविट पॉइंट कहलाते हैं। अब 4 देख लेते हैं, एफर्ट वर्सेस रेजिस्टेंस। तो एफर्ट वो चीज़ है जो हम लोग इनपुट देते हैं, मतलब जो हम लोग बल लगाते हैं उसको हम लोग एफर्ट बोलते हैं, और रेजिस्टेंस को हम लोग को ओवरकम करना रहता है। मतलब जो हमें आउटपुट चाहिए वो हम कब पाएंगे, जब हम लोग रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे। साफ बात है, हम लोग एफर्ट लगाएंगे और रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे तो हमें आउटपुट मिलता है, ये है। तो देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड एफर्ट टू ओवरकम रेजिस्टेंस। तो जो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे एफर्ट लगता है और जो रेजिस्टेंस है वो ओवरकम होता है, मतलब उससे उसको हम लोग दबा पाते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर पाते हैं। अब देखिए यूजिंग लीवर सिस्टम ऑफन क्लासिफाइड एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखिए हम लोग ने ये समझ लिया कि जो हमारी बोन्स है वो एक लीवर की तरह एक्ट करती है और कई तरीके 3 तरीके के लीवर होते हैं, और हमारी बोन्स भी और जॉइंट्स भी कई तरीके के हैं। तो हमारे बॉडी में तीनों टाइप के लीवर भी पाए जाते हैं और सिंपल सा मैकेनिज़्म है, हम लोग एफर्ट लगाते हैं और रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। और तो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको देख लेते हैं। एक टर्म है ऑसिफिकेशन एंड ग्रोथ प्लेट्स। ऑसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन प्राइमरली एट एपिफाइसील। तो ये एपिफाइसील ग्रोथ प्लेट्स होते हैं जो ग्रोथ को होने का प्रोसेस में मदद करते हैं इन लॉन्ग बोन्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो जो ग्रोथ वाली एज हमारी होती है चाइल्डहुड और थोड़े और जब बड़े होते हैं तो उतने समय जो हमारी बोन की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ प्लेट्स की वजह से होती है। उस ग्रोथ प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिफाइसील। और जो प्रोसेस है जिससे हमारी ग्रोथ होती है, नई बोन्स बनती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन। फिर हम लोग बात कर लेते हैं वो सारे फैक्टर्स की जो अफेक्ट करती है हमारी ग्रोथ को। तो सबसे पहला हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपको पता है, पोषण, जो चीज़ हम लोग खाते हैं उसको हम लोग न्यूट्रिशन टर्म देते हैं। अब आप लोग को पता होगा कि कैल्शियम कितना ज़रूरी है हमारी बोन्स के लिए, हमारी बोन्स वगैरह में स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन में हम लोग को कैल्शियम मस्ट है कि होना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल हो गया। हमारी अगर न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसमें अगर कैल्शियम एब्सेंट रहेगा तो हमारी बोन्स स्ट्रांग नहीं रहेंगी। सेकंड होता है हार्मोन्स, जैसे हमारे ग्रोथ हार्मोन, जेस्ट्रॉन होते हैं, ये सब हार्मोन्स होते हैं
जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, और ये सब अफेक्ट करते हैं बोन की ग्रोथ को। एंड एक्सरसाइजिंग ग्रेटली इम्पैक्ट बोन ग्रोथ एंड डेंसिटी। और उसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बोन की ग्रोथ और उसकी डेंसिटी को। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा हो गया रीमॉडलिंग एंड बोन हेल्थ। रीमॉडलिंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को ख़त्म करके उसको फिर से बना रहे हैं, इसका मतलब होता है रीमॉडलिंग। और ऐसे ही कुछ होता है हमारे बोन्स के साथ भी। आइए देखते हैं। कंटिन्यूस बोन टर्नओवर मेंटेन स्ट्रेंथ। देखिए ये रीमॉडलिंग या टर्नओवर क्या है, आपको पता होगा मेरे हिसाब से कि जो हमारी स्किन भी है वो स्किन भी धीमे धीमे फेड होती है और नई स्किन उसकी जगह आती है। देखिए ये चीज़, इस प्रोसेस को नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है, लेकिन होता यही है कि हमारी जितनी भी चीज़ें अंदर, हमारा ब्लड सेल्स हैं, वो सब भी ख़त्म होते हैं और नए आते हैं। तो इसी को हम लोग टर्नओवर या रीमॉडलिंग कहते हैं। तो इसी हिसाब से जो हमारी बोन है वो भी बदलती है, जो पुरानी है वो डेड हो जाती है, नई आती है। तो ये जो एक प्रोसेस है कि पुराना हट के जो नया आता है, इसी को हम लोग रीमॉडलिंग या टर्नओवर बोलते हैं। अचीविंग पीक बोन मास अर्ली एड्स ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन लेटर इन लाइफ। अभी ऑस्टियोपोरोसिस एक टर्म है, एक तरीके का डिसऑर्डर, एक बीमारी है जिसमें आपका यही रीमॉडलिंग या टर्नओवर, जो भी आप समझ लें, जो बोन्स में टर्नओवर या रीमॉडलिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। ना होने की वजह से बोन हमारी वीक हो जाती है, और इस वीक बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या टर्म दिया गया है, ऑस्टियोपोरोसिस। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपको नए साइंटिफिक टर्म्स मिल रहे हैं उसको आप लोग उसको लिख लें ज़रूर से, और स्पेलिंग के साथ याद करें। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं द स्केलेटल सिस्टम एंड फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन से जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम को रिलेट कर रहे हैं, देखिए पहला एक्सरसाइज बेनिफिट्स। तो क्या फ़ायदे होते हैं एक्सरसाइज करने से, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने से? वेट बेयरिंग एंड रेजिस्टेंस एक्टिविटीज़ स्टिमुलेट बोन डेंसिटी इम्प्रूवमेंट एंड स्ट्रेंथन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स। तो ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं और कुछ रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ से हमारी बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है और ओवरऑल स्केलेटन सिस्टम जो हमारा है उसमें मजबूती आती है, स्ट्रेंथन होता है। सेकेंड हो गया स्पोर्ट्स इंजरीज। कॉमन स्केलेटल इंजरीज इन एथलीट्स इंक्लूड फ्रैक्चर्स, स्प्रेन्स एंड डिसलोकेशन रिक्वायरिंग प्रॉपर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए जो कॉमन इंजरीज होती है स्पोर्ट्स में वो यही सब होती है, फ्रैक्चर होता है, स्प्रेन, डिसलोकेशन। तो हमारी जो बोन्स है, हमारा स्केलेटल सिस्टम है, वही इस पर इन्वॉल्व है। अब अगर हमें नॉलेज रहेगी हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में प्रॉपर, तो हम ऐसे तरीके से मैनेज करेंगे कि ऐसी स्पोर्ट्स इंजरी से हम प्रिवेंट कर सकें। तो इसीलिए हमको स्केलेटल सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी तो हम उसको प्रिवेंट कर पाएंगे जो इंजरीज़ हमको दिखेंगी। और थर्ड हो गया फिजिकल एजुकेशन रोल। तो फिजिकल एजुकेशन का ये रोल, ये फंक्शन ही है क्या, प्रमोट्स हेल्दी स्केलेटल डेवलपमेंट एंड एजुकेट्स इंजरी प्रिवेंशन। कि हम लोग अपने बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में लोगों को जानकारी दे पाएँ, उनको एजुकेट कर सकें, जिससे उन लोग इंजरी प्रिवेंशन कर सकें, ऐसी जो चोटें लग जाती हैं उससे उन लोग अपना बचाव कर सकें। इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ फॉर एक्टिव लाइफस्टाइल, और जिससे उनकी अच्छी लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल उन लोग पा सकें। और तो इसी के साथ आज का हमारा यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और फिर हम लोग ऐसे और आगे टॉपिक देखते रहेंगे। थैंक यू।